हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शुभम खटका वर्चुअल क्लासरूम में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का जो सम बेसिक कंसेप्ट हमने स्टार्ट कर रखा है केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग, उसकी बात कर रहे हैं। उसमें से 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, जिसमें से फर्स्ट वीडियो में हमने बात की है सिलेबस के बारे में, और नेक्स्ट जो बात थी वो थी नॉर्मल इंट्रोडक्शन, मैटर क्या होते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, उनकी बातें हो चुकी है। अब बात करते हैं कुछ लॉज के बारे में जो किसी भी एटम को कंपाउंड बनाने में मदद करते हैं, यानी हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में। आज का ये हमारा टॉपिक रहने वाला है। अगर मैं बात करूं केमिकल कॉम्बिनेशन की जरूरत क्यों है, तो देखिए कि कैसे भी अगर कोई भी एलिमेंट है, जैसे हम बात करें एलिमेंट होते क्या हैं। एलिमेंट की अगर बात करें तो एक वर्ड होता है एटम। अभी एटम क्या होते हैं? एटम एक अनडिविजिबल क्या है, यूनिट है जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है। अब सेम टाइप के जब एटम आपस में मिल जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं? एलिमेंट बनाते हैं। और डिफरेंट टाइप के एटम जब आपस में मिलते हैं तो वो बनाते हैं कंपाउंड। जब एक ही एटम प्रेजेंट होगा, मतलब एक ही यूनिट प्रेजेंट होगी, तो उसे एटम ही कहेंगे। लेकिन एक से ज्यादा अगर क्या होंगी उसमें यूनिट होंगी तो उसे कहेंगे मॉलिक्यूल। ये होती है क्या? एटम की कुछ यूनिट्स है ना, कुछ पार्ट्स होते हैं जो फॉर्म करते हैं। तो ये कह रहा है कि एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड, यानी क्या करते हैं, जो एलिमेंट है आपस में मिलते हैं और क्या बनाते हैं? कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब बता ही दिया है कि डिफरेंट टाइप के एटम आपस में जुड़ेंगे और क्या बनाएंगे? एक नया मॉलिक्यूल बनाएंगे, जिसे हम क्या कहेंगे? कंपाउंड कहेंगे। मॉलिक्यूल क्यों कहा है? क्योंकि जब कॉम्बिनेशन करेंगे तो कम से कम 2 एटम की जरूरत तो पड़ेगी, और 2 एटम होते ही क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक है। अब इसमें जो मेन लॉज हम पढ़ने वाले हैं वो कौन कौन से होंगे? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, यानी किसी भी मॉलिक्यूल को अगर हम डेफिनेट प्रोपोर्शन की बात करें, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में जुड़ती है, यानी कार्बन क्या होता है? 1 होता है, और ऑक्सीजन कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है। फिर लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, यानी हम क्या करेंगे? इनको मल्टीप्लाई करेंगे जितनी बार, उतनी बार इनके नंबर भी क्या होते जाएंगे? मल्टीप्लाई होते जाएंगे। ये हो गया। फिर क्या होगा? जो कौन थे ये लुकास थे, उनका गैसियस वॉल्यूम के अकॉर्डिंग लो है। और लास्ट में क्या है? एवोगैड्रो नंबर, यानी एवोगैड्रो को भी क्या किया गया है? कंसीडर किया गया है। एवोगैड्रो क्या होता है कि जब हम बहुत सारे एटम को क्या नहीं कर पाते हैं, बता नहीं पाते उनके नंबर को, तो हम एक नंबर कहते हैं, वो होता है एवोगैड्रो नंबर। ये बताता है नंबर ऑफ एटम्स को, और वो वैल्यू फिक्स होती है। वो कितनी होती है? 6.023 इंटू 10⁻23 होती है। ये फिक्स वैल्यू होती है किसी भी, अब मैं ये कह दूं, एवोगैड्रो नंबर की। तो हम इनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट लॉ के बारे में, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आप लोगों ने सुना होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में भी सुना होगा। ये क्लास 9th की बात है। वहाँ पे हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि जो यूनिवर्स की जितनी भी एनर्जी है वो फिक्स है। वो एनर्जी न तो डिस्ट्रॉय की जा सकती है और न ही क्रिएट की जा सकती है, बस वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है। सेम मोमेंटम का भी यही लॉ है कि जो क्या है, यूनिवर्स का जितना भी मोमेंटम है न तो क्रिएट किया जा सकता है और न ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बस ये मोमेंटम अपनी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होता रहता है। इसी को हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मास के बारे में। इसमें क्या होगा? जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें रिएक्टेंट क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। जब रिएक्टेंट आपस में जुड़ते हैं तो वो बनाते हैं प्रोडक्ट। अब ये लोग कहता है कि जो रिएक्टेंट है, रिएक्ट करने से पहले जो उनका मास था वो भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। यानी सपोज करो मैं ये कह रही हूँ कि अगर जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट, उनका मास मैंने कहा कि 100 ग्राम है। ठीक है। इन्होंने रिएक्ट किया आपस में और बनाया प्रोडक्ट। अब क्या होगा? रिएक्ट करने से पहले जो मास था वही मास क्या रहेगा? 100 ग्राम। बस जो मास रिएक्टेंट का था वो अब किसका मास बन चुका है? रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट का मास बन चुका है। तो इसकी
जो ये कहूँ कि मैं लाइन जो होगी, जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी कि ये जो लो है वो बताता है कि जो मास है न तो वो क्रिएट किया जा सकता है, यानी न तो फॉर्म कर सकते हैं और न ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इन ए केमिकल रिएक्शन। द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट कौन होते हैं, वो सब्सटेंस जो क्या करते हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट द सब्सटेंस फॉर्म्ड, यानी जो बन रहा है और जो बना रहे हैं, यानी जो रिएक्ट कर रहे हैं और जो बन रहा है, यानी रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट का मास होता है वो सेम होगा। क्या कह सकते हैं हम यहाँ पे, हम कह सकते हैं मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो ये हो चुकी है डेफिनेशन किसके बारे में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में, कि जो रिएक्टेंट का मास होगा वही क्या होगा, रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट का मास होगा। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसमें। सबसे पहले बात करते हैं, कुछ एग्जांपल है। सबसे पहला एग्जांपल है मेल्टिंग आइस। देखो डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम समझे तो ये क्या है, लिक्विड फॉर्म है। अगर इस लिक्विड फॉर्म को हम फ्रीज कर दें, फ्रीजर में डाल दें, तो ये बन जाएगी सॉलिड। ये क्या है, वाटर है, और फ्रीज में डालने के बाद क्या बन चुकी है, आइस। ठीक है, अब जैसे इस आइस को हम क्या करेंगे, फिर से अगर रूम टेम्परेचर पे भी रख देंगे, यानी इसकी मेल्टिंग करेंगे, तो ये आइस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में। इसे हम क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को कहेंगे मेल्टिंग। और अगर लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड में, तो इसे कहेंगे फ्रीजिंग। ये हो गई इनके बारे में बात। अब मैंने ये कहा है कि जो लिक्विड है उसमें सपोज दैट कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, हम बात करें वाटर के 100 एटम्स हैं, है ना, 100 मॉलिक्यूल्स हैं, ये लो। ठीक है, अब ये किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये सॉलिड में। अब आइस में भी कितने हैं एटम्स, 100 एटम्स ही हैं। तो यानी कुल मिला के बात इतनी सी है कि जब भी हम क्या करेंगे, आइस को मेल्ट करेंगे, तो जो लिक्विड में जितने क्या होंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, एटम होंगे, उतने ही किस में होंगे, इस आइस वाले के अंदर प्रेजेंट होंगे। बिल्कुल यही है, व्हेन an ice cube melts into water, the total mass of remain the same even though the state of matter changes from solid to liquid। यानी अगर कोई स्टेट चेंज हो रही है, यानी सॉलिड लिक्विड में या फिर लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रही है, तो इनका जो मास होगा वो क्या होगा, सेम होगा। लेकिन अगर आपको सॉलिड से लिक्विड के अंदर जाना है या लिक्विड से सॉलिड की तरफ आना है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है, तो ऐसे में एक कंडीशन है, वो मस्ट है, वो है इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक क्लोज कंटेनर लेना होगा। तभी हम क्या कर सकते हैं, एक क्लोज कंटेनर में ही इस रिएक्शन को, यानी इनके मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज तो वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, क्लोज कंटेनर को काम मिलेंगे। तो ये सबसे पहला एग्जाम्पल है मेल्टिंग ऑफ आइस के बारे में। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, वो है बर्निंग एक कैंडल। यानी हम एक कैंडल को क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहली बात, जब भी कोई कैंडल बर्न होती है तो क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन जैसे ही हम इस किसको देंगे, इस कैंडल को देंगे, तो ये जलना स्टार्ट होगी। ये क्या क्या रिलीज करेगी, सबसे पहले हीट जलेगी, तो हीट भी निकलेगी। साथ में क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस स्टीम। स्टीम मतलब भाप भी बाहर निकलेगी। ठीक है, और साथ में क्या होगा, जो मेल्ट होने के बाद में यहाँ पे क्या होगा, फ्यूल वगैरह भी होगा इसका, है ना। ये सारी चीजें क्या होने वाली है, रिलीज होने वाली है। अब देखो ये कह रहा है कि ए कैंडल अपेयर्स टू डिसअपेयर व्हेन बर्न, the mass of wax wick and oxygen consumed is equal to the mass of the H, यानी जो राख निकली है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर प्रोड्यूस। यानी कुल मिला के जब भी कोई कैंडल जलती है तो कैंडल का मास हो गया, ऑक्सीजन जो जा रही है वो हो गई, और साथ में जो फ्यूल हम काम में ले रहे हैं वो हो गया। अब कौन कौन सी चीजें यहाँ पे निकलेगी, एक तो हीट निकल रही है, एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, और एक स्टीम का मतलब बताया था अभी, वाटर वेपर, ये बाहर निकल रही है। तो
इसका मतलब है कि जो भी इंड्यूस हो रहा है, जो भी रिएक्टेंट इस केमिकल रिएक्शन में, जो भी रिएक्टेंट इस केमिकल रिएक्शन में रिएक्ट कर रहे हैं, उनका मास और जो प्रोडक्ट का मास है, यानी जो प्रोडक्ट बन रहा है आफ्टर द बर्निंग ऑफ कैंडल, उनका मास क्या होगा, सेम होगा। इन दोनों का मास क्या रहने वाला है, सेम। नेक्स्ट बात करते हैं मिक्सिंग बेकिंग सोडा एंड विनेगर। अब सबसे पहले तो ये समझते हैं कि बेकिंग सोडा होता क्या है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला लिखा हुआ है सोडियम बाई कार्बोनेट। अब ये सोडियम बाई कार्बोनेट क्या होता है, तो ये होता है NaHCO3। ये है सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, हम विनेगर मिलाएंगे। विनेगर क्या होता है, एसिटिक एसिड। ये हो गया विनेगर, ये है एसिटिक एसिड, ये हो गया। ये कहें तो सोडियम लिख देते हैं बाई कार्बोनेट, और विनेगर को कहेंगे एसिटिक एसिड, ठीक है। अब ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसका मतलब ये कौन है, रिएक्टेंट है। जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट होगी, मतलब रिएक्शन होगी, तो क्या क्या बनेगा यहाँ पे, तो यहाँ बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सोडियम एसिटेट एंड वाटर, यानी एक तो निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, ये हो गया। प्लस साथ में सोडियम एसिटेट, एक मिनट, सोडियम एसिटेट यानी CH3ONA, ये है सोडियम एसिटेट, और निकलेगा साथ में वाटर। ये सारी चीजें बाहर निकलने वाली हैं इस रिएक्शन के अंदर। अब ये कहता है कि यहाँ पे अगर हम नंबर की बात करें तो नंबर क्या होगा, नंबर की काउंटिंग करते हैं। देखो सबसे पहले सोडियम जो है वो नंबर में 1 है, तो यहाँ पे भी सोडियम नंबर में 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, HCO3 है, इसको ब्रेक करते हैं और इसको दो पार्ट में तोड़ देते हैं। क्या, एक तो OH रख लेते हैं, और एक रख लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज हो गई, ठीक है, फिर क्या बच गया, यहाँ पे OH बच गया, है ना। अब इस OH और यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, ये दोनों मिलके बना देंगे वाटर, ठीक है। यहाँ पे कौन सा पोर्शन बाकी रह गया, अब ये वाला पोर्शन रह गया, यानी ये एसीटेट और ये सोडियम मिलके क्या बना लेंगे, सोडियम एसीटेट। इस तरीके से ये केमिकल रिएक्शन होने वाली है। कुल मिला के जितने एटम्स प्रेजेंट थे रिएक्टेंट में, उतने ही किस में प्रेजेंट है, इस प्रोडक्ट के अंदर प्रेजेंट है। इसका मतलब है कि जब हम किसी बेकिंग सोडा की रिएक्शन किससे करवाते हैं, विनेगर के साथ करवाएंगे, तो हमें सोडियम एसीटेट मिलेगा, ठीक है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होगी और वाटर भी बाहर निकलेगा। अब ये कह रहा है यहाँ पे कि ये बलून क्यों लगाए गए हैं, उसके पीछे रीजन है कि जैसे ही क्या होगा, यहाँ पे बेकिंग सोडा है, ये बेकिंग सोडा और विनेगर है, आपस में जब ये दोनों क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, तो हमने यहाँ पे बलून लगा दिया। जैसे ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो कौन सी गैस लिबरेट होगी, तो कौन सी होगी, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे जैसे रिएक्ट करते जाएंगे वैसे वैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इनमें फिल होती जाएगी, यानी यहाँ पे कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्ट करने के लिए कि यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है कि नहीं निकल रही है, इसके एक्सपेरिमेंट के लिए भी हम क्या करते हैं, ये वाला टेस्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अगली अगली एक केमिकल रिएक्शन इन जनरल, यानी हम एक नॉर्मल केमिकल रिएक्शन करवाते हैं। अब ये केमिकल रिएक्शन होती क्या है, केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है कि एक ऐसा चेंज जिसमें हम क्या कर दें, जो रिएक्टेंट है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी को चेंज कर दें और उनको बना दें क्या, एक अदर कंपोनेंट, उसको बोलेंगे प्रोडक्ट। अब केमिकल चेंज जो हो रहा है वो इरिवर्सिबल होगा, यानी एक बार हमने कोई रिएक्शन करवा दी तो हम फर्दर क्या कर सकते हैं, फर्दर उसको रिवर्स में नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ रिएक्शन होती है जिनको कर सकते हैं ना। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, इन एनी केमिकल रिएक्शन एटम्स आर चेंज्ड बट द टोटल नंबर ऑफ एटम्स, यानी उनका जो मास होता है वो सेम रहता है, सेम मतलब कांस्टेंट रहेगा। एग्जांपल के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब कंबाइन कर देंगे तो बनेगा वाटर, ठीक है। अब टोटल मास ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बिफोर द रिएक्शन इज इक्वल टू मास ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म्ड। ये कह रहा है कि हमने रिएक्शन करवाई है,
हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की। हाइड्रोजन क्या होता है, H2 होता है, ठीक है, और ये है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी गैसेस की फॉर्म में है, ये भी गैसेस की फॉर्म में है और ये भी गैसेस की फॉर्म में है, ठीक है। आपस में क्या करेंगे, जब कंबाइन करेंगे तो क्या बनाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे। अब देखो यहाँ पे अभी फिलहाल अगर हम काउंट करें तो क्या होगा, अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को देखें तो ये वाटर बना रहा है ना, ये लो वाटर बना रहा है। अगर टोटल करें यहाँ पे मास तो देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो हाइड्रोजन है ना वो तो कितने हैं, हाइड्रोजन नंबर में 2 हैं, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी है, ऑक्सीजन नंबर में 2 है, ये भी ठीक है। लेकिन अगर मैं प्रोडक्ट की तरफ देखूं तो यहाँ पे अगर मैं काउंट करें तो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है, नंबर में 2 है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन क्या हो चुकी है, नंबर में 1 हो चुकी है, ठीक है। अब आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा केमिकल जो रिएक्शन होती है या इक्वेशन होती है उसको बैलेंस कैसे करते हैं, तो वो फॉर्मूला यहाँ काम करेगा। कैसे करेगा कि हमें क्या करने हैं, दोनों तरफ एटम्स को सेम करना है, फिर तो इनका मास भी सेम हो जाएगा। तो अगर इनको सेम करना है तो हमें करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो हम मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे भी 2 है, ये तो सही है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के नंबर चेंज हो चुके हैं, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑक्सीजन है। तो हम क्या करेंगे, जहां ऑक्सीजन कम है वहां पे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कितने से मल्टीप्लाई करें, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऑक्सीजन तो 2 हो चुकी है ना, जो नंबर फर्स्ट होता है ना वो पूरे से मल्टीप्लाई होता रहता है। तो ऑक्सीजन तो 2 हो चुकी है यहाँ पे। लेकिन अगर बात करें हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन भी मल्टीप्लाई होते हैं ना, तो हाइड्रोजन अब 4 हो चुके हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन अब 4 हो चुके हैं। तो क्या करेंगे अब, तो इसके लिए हम जिस तरफ हाइड्रोजन कम है उधर भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे भी हम 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितने हो चुके हैं, 4 हो चुके हैं। अब काउंट करते हैं तो हाइड्रोजन भी 4 हो गए और ऑक्सीजन 2 हो गई, और मॉलिक्यूल में यानी प्रोडक्ट में जो वाटर मॉलिक्यूल बना है उसमें भी सेम ही हो गया। इसका मतलब है नंबर ऑफ एटम अगर सेम होंगे तो उनका मास भी सेम होगा। तो हम कोई भी केमिकल रिएक्शन करवाएंगे, चाहे वो कोई भी रिएक्शन हो, तो उसमें क्या होते हैं कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। कुल मिला के हमने क्या सीख लिया, कुल मिला के ये सीखा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि जब भी कोई रिएक्शन होती है, चाहे वो रिएक्शन कैसी भी हो, चाहे केमिकल रिएक्शन हो, तो उस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होंगे और जो प्रोडक्ट होगा, जो बनेगा और जो रिएक्ट करेंगे, उन दोनों का मास इक्वल होगा, बराबर होगा। यही क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले लॉ के बारे में। द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के बारे में। अब देखो इसका मतलब होता क्या है वो समझते हैं पहले। देखिए अगर मैं बात करूं कि जो वाटर मॉलिक्यूल होता है उसका केमिकल फॉर्मूला होता है H2O, है ना। अब वो H2O ही क्यों रहा, वो H3O क्यों नहीं हुआ, या फिर वो OH क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों होता है। तो देखो इसके लिए ये लॉ काम करता है कि जब भी कोई मॉलिक्यूल या कोई भी कंपाउंड हम बना रहे हैं उसमें जो एटम हम ले रहे हैं उनका फिक्स प्रोपोर्शन होता है, वो उसी प्रोपोर्शन में जुड़ के क्या बनाते हैं, नया प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे मैं कहूँ कि अभी पढ़ा था एग्जाम्पल कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, हाइड्रोजन क्या होता है, डाई एटोमिक फॉर्म में होता है, सेम ऑक्सीजन भी डाई एटोमिक फॉर्म में होती है। दोनों आपस में क्या करते हैं, जुड़ते हैं और H2O का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसका मतलब है कि चाहे आप नंबर ऑफ एटम कितने भी ले रहे हैं, लेकिन जो मास ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है वो कहता है कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी कंपाउंड जो हम बना रहे हैं उसका प्रोपोर्शन ऑलरेडी फिक्स्ड है, हमें उसी प्रोपोर्शन में उसे लेना होगा और उसी में उसको बनाना होगा। यानी रिएक्टेंट भी उसी प्रोपोर्शन में लेने पड़ेंगे, साथ ही साथ जो प्रोडक्ट है वो भी उसी प्रोपोर्शन में लेने पड़ेंगे। तो क्या कहता है भाई, देखिए ये कहेगा कि द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑल्सो नोन एज फ्रॉस्ट लॉ। फ्रॉस्ट लॉ क्यों कहा है, क्योंकि साइंटिस्ट जोसेफ फ्रॉस्ट थे, उन्होंने ही इस लॉ के बारे में बताया था, इसलिए उनके नाम से भी है। द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन स्टेट दैट ए केमिकल कंपाउंड्स एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन फिक्स्ड रेशियो ऑफ मास रिगार्डलेस ऑफ इट्स ओरिजिन और प्रिपरेशन मेथड। यानी कुल मिला के इसका मतलब यही है
कि इस लॉ के अकॉर्डिंग, जैसे मैं कहूँ यहाँ पे वाटर है, सॉरी हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, मिलेंगे और क्या बनाएंगे, वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। ये हो गया। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसका प्रोपोर्शन कितना है, तो हमें दिखाई दे रहा है कि जो हाइड्रोजन का जो प्रोपोर्शन है वो कितना है यहाँ पे। अगर हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन का मास कितना होता है, तो हाइड्रोजन का मास होता है 1। तो 2 हाइड्रोजन का, यानी एक हाइड्रोजन की बात कर रही हूँ तो एक ही होता है, 2 हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा, 2 होगा। ठीक है। ऑक्सीजन जो है उसका मास कितना होता है, तो ऑक्सीजन का मास होता है यहाँ पे मैं ये कह दूं, एक ऑक्सीजन की अगर बात करूं तो वो होता है 16। ठीक है। एक ही ऑक्सीजन अपने पास, तो कितना हो जाएगा 16 और ये हो गया 2। अगर मैं इनको कट करूं तो इनका रेशियो कितना आएगा, 1:8 आएगा। यानी वोटर आप कैसा भी ले लीजिए, कितने भी वोटर ले लीजिए, लेकिन जब आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो इनका जो रेशियो आएगा वो फिक्स होगा। वो कितना होगा, 1:8 होगा। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। ये कहता है कि मेरे पास 2 क्या है, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोजन, और एक मेरे पास क्या है, ऑक्सीजन है। इसके 2 हाइड्रोजन है, 2 ही बना देते हैं, 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन। ये मिलके क्या बनाएंगे, एक वाटर की यूनिट बनाएंगे। ठीक है। अब ये कह रहा है कि इनका जो प्रोपोर्शन है वो कितना होगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे क्या होता है, 2 होगा, 2 हाइड्रोजन का 2 होगा, और ऑक्सीजन एक कंबाइन हो रही है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 होगा। लेकिन इसके लिए कितना होता है, 16 होता है। तो रेशियो जो है अभी बताया था कितना आना चाहिए, फर्स्ट के लिए रेशियो आना चाहिए 1:8। यानी अगर आपको एक वाटर का मॉलिक्यूल बनाना है तो अगर आप एक हाइड्रोजन ले रहे हैं तो आपको ऑक्सीजन कितना लेना होगा, 8 लेना होगा। ठीक है। अब ये कह रहा है द एटम ऑफ हाइड्रोजन, ये मैंने लिए हैं आपकी बार 4 एटम, 4 ले लिए हैं, और 4 ही मैंने क्या ले लिए हैं, ऑक्सीजन ले लिए। ये लो। लेकिन बना कितना है, 2 यूनिट ऑफ वाटर, 2 यूनिट ही बनी है, 2 यूनिट बाहर निकल चुकी है, मतलब वाटर ऑक्सीजन बाहर निकल गई है। तो मेरे पास क्या है, 2H2O है, 2H2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है, तो इसके लिए कितना मास हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऑक्सीजन कितनी है, 2 है, तो 16 इंटू 2 यानी कितनी हो जाएगी, 32। ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रेशियो कितना आएगा, 1:8 आएगा। ये बात समझानी थी कि वाटर में जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो प्रोपोर्शन होता है वो फिक्स होता है। अगर हाइड्रोजन 1 है तो ऑक्सीजन कितनी होगी, 8 होगी। ये हो गई इसकी बात। अब एक और बात कर लेते हैं, एक और थर्ड वाले एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो देखो अब की बार मैंने क्या लिया है, 6 तो हाइड्रोजन लिए हैं और 2 ऑक्सीजन लिए हैं, आपस में मिलके क्या बनाएंगे, 2 यूनिट ऑफ वाटर बनाएंगे। ठीक है। अब वही सेम बात, अगर 2 यूनिट ऑफ वाटर बना रहे हैं यानी 2H2O बना रहे हैं, तो इनका रेशियो भी क्या रहने वाला है, सेम ही रहने वाला है। क्या होगा, 1:8। तो डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि जो भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका प्रोपोर्शन रेशियो फिक्स होता है। जैसे मैं हाइड्रोजन के बारे में बात करूँ तो हाइड्रोजन हमेशा H2 के फॉर्म में ही होगा, ऑक्सीजन हमेशा O2 के फॉर्म में होगी, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के फॉर्म में ही होगी। अगर मैं बात करूँ सोडियम बाइकार्बोनेट, अभी देखा था NaHCO3, वो भी क्या होगा, इसी फॉर्म में प्रेजेंट होगा। यानी इनका जो प्रोपोर्शन होता है किसी भी मॉलिक्यूल का या कंपाउंड का, वो फिक्स होता है, वो उसी प्रोपोर्शन में रहना पसंद करते हैं यूनिवर्स में। तो आई होप आपको ये दोनों लॉ समझ में आ गए होंगे। तो आज हमने किस किस लॉ को कवर किया है, सबसे पहले हमने किया है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसके एग्जांपल्स को देखा, और साथ में हमने कवर किया द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अब आपको हमें करना है मोटिवेट। अब ये मोटिवेट कैसे कर सकते हैं, तो आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में क्या करना है, शेयर करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।